और अपने इंतजार कर रहे हैं और अपने विष्णु जैन भी इंतजार कर रहे हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 16 तारीख को इस पर सुनवाई भी होनी है। 15 याचिकाएं भी दायर की गई है। किस वजह से सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की याचिकाएं सुन सकता है जिसको लेकर पार्लियामेंट ने पहले ही कानून पास किया हुआ है? तो तीन चीजें होती है। पहली कसौटी होती है कि क्या कानून बनाने के लिए सक्षम अधिकार था या नहीं था। तो कानून संसद ने बनाया हुआ है, दोनों सदनों में इसको लेकर चर्चा हुई है। क्या कानून मनमाने तरीके से या जल्दबाजी में बनाया गया है, इसको लेकर भी देखा जाएगा। तो कम से कम जेपीसी में चर्चा हुई है, 3 महीने जेपीसी में चर्चा हुई, 17 घंटे कम से कम दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा हुई है। लेकिन तीसरा जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है कि क्या कानून संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ तो नहीं है। और इसी को लेकर जो याचिका करता है उनका यह कहना है कि कम से कम 4 ऐसे संविधान के प्रावधान है कि जिसके खिलाफ यह मामला जाता है और यह कानून जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि पुराने कानून की धारा 40 में संविधान के अनुच्छेद 300A जिसके तहत संपत्ति का अधिकार, उसका हनन किया गया था, उसको भी सुधारने की कोशिश की गई है। यानी जो वक्फ बाय यूजर का मुद्दा है ना, वो यहां पर निकल कर आता है। तो विष्णु जैन, क्या इस मुद्दे पर सरकार के तरफ से दलील रखी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि जब याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि 15, 25, 26 और 29 का सीधे सीधे उल्लंघन इस कानून की वजह से हो रहा है, तब यह दलील रखी जाएगी। उसके बाद शोएब जमई भी बात करेंगे। ये साहिल भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब अभी याचिकाएं गई थी 2018 और 2020 में, जिसमें वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग उसको हाई कोर्ट में चुनौती दीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट भी संवैधानिक कोर्ट है और सीधे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 15 याचिकाएं हैं उसके लिए भी यही रुख अपनाना चाहिए कि सीधे आप सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए, और जो संवैधानिक कोर्ट है हाई कोर्ट, वहां पे जाके आप उसको चुनौती दीजिए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मंदिर अधिग्रहण किए गए थे 4 राज्यों के, तेलंगाना के, पौंडीचेरी के, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के, उन याचिकाओं को भी 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट में चुनौती दीजिए। तो जो सीधे सुप्रीम कोर्ट आए, पहली बात, मेरी इस प्रक्रिया पे भी सवाल है और ये सवालिया निशान हम लोग कोर्ट में भी खड़ा करेंगे। दूसरी बात, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए साहिल भाई, अगर सेक्शन 40 में किसी को असीमित अधिकार दिए हैं कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर देता है, उसको अगर हटाया गया तो कौन सी संवैधानिक प्रोविजन का उल्लंघन है? अगर आप बिना कोई कागज दिखाए बेंगलोर के ईदगाह मैदान को कहेंगे कि ये हमारी संपत्ति है, तो इसको अगर खत्म किया जाता है तो आपका क्या फंडामेंटल राइट है? अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति को कहेंगे वो संपत्ति है, तो क्या आपका ये फंडामेंटल राइट है? वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप लिमिटेशन एक्ट के दायरे में नहीं आते, और अगर इसको हटाया गया, खत्म किया गया है, तो इसमें कौन सी असंवैधानिक बात हो गई? साहिल भाई, मैं ये पूछना चाहता हूं सारे लोगों के बहुत संजीदगी के माध्यम से, जरा मुझे यह बताएं कि सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है क्या? और अगर इसको हटाया जा रहा है तो इसमें कौन सी संवैधानिक प्रोविजन का उल्लंघन हो गया? जहां तक बात की गई आर्टिकल 26 की, मैं बताना चाहता हूं, जरा आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1 क्लॉज ए पढ़िए, जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य और केंद्र सरकार कानून बना सकती है किसी भी धर्म के लिए, बिकॉज एवरी रिलीजन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, और जो उसकी सेकुलर एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया जा सकता है। और अपनी बात को अंत करने से पहले, मुझे पता है समय की कमी होती है, मेरे सीनियर है, मेरे वरिष्ठ हैं आलोक शर्मा जी, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, जरा मुझे वो 17 याचिकाएं बताएं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि मैं तो ये जानता था कि आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है। आलोक शर्मा जी को अभी भी आर्टिकल 370 संविधान में दिख रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और रिव्यू पिटीशन भी, साहिल भाई, रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। एक मिनट, रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी। अब आलोक भाई आर्टिकल 370 पे चर्चा नहीं करेंगे हम अभी। हाँ ठीक है, नहीं इन्होंने आपके चैनल पे आंकड़े दिए ना, नहीं, लेकिन आर्टिकल 370 पे चर्चा नहीं होने वाली है। और एक बात, आलोक जी उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 370 पे चर्चा नहीं होगी। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं विष्णु जैन जी, वक्फ बाय यूजर को लेकर जब पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, तब कई पार्लियामेंटेरियंस ने, सांसदों ने यह बात कही हुई है कि अदालत ने भी वक्फ बाय यूजर को माना है, कई जजमेंट्स पे माना है। उसको लेकर मुझे शोएब जमई से पूछना है। आलोक शर्मा जी, जल्दी से आपका जवाब दे दीजिए, 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं, क्योंकि शोएब जमई का इंतजार कर रहे हैं उसके लिए। नहीं, वक्फ बाय यूजर के कांसेप्ट को मैं बोलूं, मैं बता देता हूं। सबसे पहली पिटीशन वी द सिटीजंस की थी, एक एनजीओ थी जिसने आर्टिकल 370 को हटाने के लिए 2015 में एप्लीकेशन लगाई थी। 4 साल से डेट नहीं मिल रही उसको। 17 कहेंगे तो 17 की लिस्ट भेज दूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑर्डिनेंस किस किस ने पढ़ा है? रिव्यू भी खारिज हो गया है। अगस्त 2019 का। अरे सुनिए ना भाई, सुनिए, अरे भाई सुनोगे मेरी बात? मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं साहिल जी।
जो ऑर्डिनेंस है उसका पहला चलिए ना, वो सेंटेंस है अभी क्या है ना, वो आर्टिकल पावर्स ऑफ 370 वगैरह की चर्चा आर्टिकल नहीं है। 370 फिलहाल हम लोग वक्त पे चर्चा कर रहे हैं, जरा उस पर जमे रहते हैं हम लोग। कोई भी कुछ विष्णु भी जैन चला जी, जाता है। कह रहे थे कि वक्त के हाँ, कानून हम को लोग जरा उस पर लागू जमे करने रहते बोल के चला जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति नोटिफाई कर चुके हैं। मैं फिर कहता हूं, अब मैं अरे क्या भाई रुको बताऊं? ना, आर्टिकल 370 पे पिक्चर क्लियर कर देता हूं मैं, इनके आपको बता देता हूं, पिक्चर क्लियर हाँ, कर तो देता मैं हूं। भी तो पूछ रहा हूँ जल्दी ना। कर दीजिए आलोक जी, जल्दी करिए, रिव्यू बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, मामला भटकाना नहीं है जरा हमको। सुनिए ना भाई जरा, यही तो प्रॉब्लम है ना कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, साहिल जी मेरे बीच में सब बोलते हैं। ऑर्डिनेंस में लिखा है आर्टिकल 370 की पावर। अरे आप बोल दीजिए जल्दी, क्योंकि बाकी लोगों के पास भी जाना है मुझे। अरे भाई फिर वो बेवकूफी वाली बात यार। नहीं अरे अरे भाई, भाई मुझे मेरी पूरी बात बोलने नहीं दी गई। अमित शाह जी, चलिए हम आगे बढ़ाते हैं चर्चा, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। पार्लियामेंट में सुनिएगा जरा। शोएब जमाई जी, उन्होंने, अरे भाई सुनिए, शोएब जमाई जी, जरा दोनों को शांत करिएगा। शोएब जमाई जी, साहिल जी कौन सा तरीका है नहीं, भाई? एक सेकंड, शोएब जमाई जी, शोएब जमाई, नहीं एक साहिल जी, मैं मिनट, भी 370 पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस पर अलग से मैं चर्चा करूंगा आपके साथ में आलोक जी। शाह जी की स्टेटमेंट नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, आप हम 370 पे चर्चा नहीं कर रहे हैं ना सर, आप कहाँ उस पे घुस रहे हैं उसमें। विष्णु जैन जी, उस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर चर्चा नहीं होगी, 370 पे चर्चा नहीं होगी। शोएब जमाई जी, आपसे सवाल पूछा जा रहा है वक्फ बाय यूजर को लेकर, और अदालत में भी सरकार के तरफ से भी यह बात कही गई कि कहीं ना कहीं जो सेक्शन 40 था वही संविधान का उल्लंघन था, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। शोएब जमाई, साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस मुद्दे पर, इस कानून के खिलाफ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सुप्रीम कोर्ट में मूव किए और हमारी भी डेट लगी है, अभी पेंडिंग है, उस पर बहस होना ज़रूरी है। तो हमारी पार्टी ने संसद से लेकर सड़क तक, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉल पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, और अब कानूनी लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे। जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र के अंदर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की, वाद विवाद करने की, चर्चा करने की, चाहे विधेयक पर संसद के अंदर चर्चा हो या सड़क पर उस पर यहाँ से विरोध प्रदर्शन करना हो, या कानूनी तौर पर, हर तरीके से हमने इसका खंडन किया, हर तरीके से हमने इसका विरोध किया और कंडेम किया। अब सवाल ये उठता है कि चूंकि स्थिति अब सुप्रीम कोर्ट में है, विरोधाभास क्या है? सबसे बड़ा विरोधाभास कहें हम, एक तो बहुत अच्छे अल्फाज में कह रहे हैं, हालांकि उसको दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है कि कमाल की बात है, कानून ये लेकर के आ रहे हैं कि भाई जो वक्फ का लैंड है वो डोनेट सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो 5 सालों से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। प्रैक्टिसिंग पहले कैसे तय करेंगे? दाढ़ी रखेगा, टोपी रखेगा, तभी प्रैक्टिसिंग होगा, या बिना दाढ़ी टोपी के भी प्रैक्टिसिंग हो जाएगा? बहुत सारे लोग मुसलमान कभी नमाज पढ़ते, कभी नहीं भी पढ़ते, क्या वो क्राइटेरिया होगा? ये भी देखना पड़ेगा, नंबर 1। लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम डोनेट नहीं कर सकता है, लेकिन वक्फ काउंसिल के अंदर, कमेटी के अंदर नॉन मुस्लिम मेंबर रखना अनिवार्य होगा, 2 अनिवार्य होगा, और आप 11 में से 7 जो है स्टेट बोर्ड के अंदर रखेंगे। ये कमाल का, गजब का ये है, मतलब आप डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन बोर्ड में आप जरूर रहेंगे। ये कैसा इक्वलिटी का लॉ है? मेरे को ये कभी नहीं समझ में आया। दूसरी बात, अभी बहुत सारी बातें हमारे बीजेपी के हमारे नहीं, ये स्टेट बोर्ड में अनिवार्य नहीं है, सेंट्रल काउंसिल में अनिवार्य है। एक बार सिर्फ बता दूं आपको जी, सेंट्रल काउंसिल में अनिवार्य है, और स्टेट में कहा कि आप जो है 11 में से 7 मेंबर जो है रख सकते हैं। ये जेपीसी के प्रोविजन के बाद जो यहाँ से जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी उसके बाद का है। अब आप जाकर के, यानी बहुमत हो सकता है, आपको बेसिकली डर उस बात का। थोड़ा इतिहास उठा के देखिए, ये कह रहे 2000, मैं साहिल जी बहुत पॉइंटेड बात कह रहा हूँ, 2013 के बारे में कि 2013 में संशोधन किया था वो गलत था और ज्यादा पावर दे दी आपने। 2013 में एलके अडवाणी साहब ने और सुषमा स्वराज जी ने, एक बड़ी नेता बीजेपी की, उन्होंने इसका कानून का स्वागत किया और सदन के अंदर यहां से बिल्कुल हाथों हाथ लिया और उसको यहां से कहा कि ठीक है। क्या मोदी जी, योगी जी या अमित शाह जी या जो भी आज बीजेपी के मंत्री या नेता हैं, क्या सुषमा स्वराज जी और अडवाणी जी से बड़ा कद है उनका? ये जरा जरूर पूछिएगा। अभी प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि नहीं जी 2013 में जो है ऐसा कर दिया गया, तो शायद इनको पता नहीं है कि अपना जो इनका अपना राजनीतिक इतिहास रहा है। इनको जरा पूछिए कि जब ये विपक्ष में थे तो संसद में पारित कितने कानूनों को लेकर इन्होंने सड़क पे भी विरोध किया, कोर्ट में भी गए, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो सबरीमाला का जो केस हुआ था
उसके बावजूद भी बीजेपी ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को नहीं मानते हैं। सबरीमाला में वहां पे महिलाओं का जो है वहां पे नहीं होना चाहिए एंट्री। ये भूल जाते हैं कि कहां कहां इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की, संसद में पारित कानूनों को यहां से कहा, और कहां कहां अपनी ही पार्टी का जो मत 2013 में था उसको विरोधाभास किया था ना। अब ये जफर इस्लाम जी, आपने के पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं तो जरूर पूछिएगा कि ये कहां तक है। जहां तक बात कानून की है तो हम यकीनन बहुत मजबूती से लड़ेंगे और देश के लोगों को, खास करके मुस्लिम समुदाय को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ये कानून वापस जल्दी से होगा। विष्णु जैन कुछ जवाब देना चाहते हैं। एक मिनट जफर इस्लाम जी, एक मिनट, या सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ना। जफर इस्लाम जी, एक मिनट। मेरे जो भाई हैं शोएब विष्णु जैन कुछ जल्दी से जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद घनश्याम तिवारी जी से मुझे एक सवाल पूछना है। विष्णु जैन जी जल्दी से। मेरे जो भाई हैं शोहिब जमाई भाई, इन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम को वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में क्यों जगह दे दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए नॉन मुस्लिम के ऊपर वक्फ एक्ट 1995 लागू क्यों होता है? पर्सन एग्रीव्ड। साहिल जी, अगर मैं गलत हूं, कोई भी मुझे गलत ठहराए, सेक्शन 6 में पढ़ लीजिए, पर्सन एग्रीव्ड शब्द लागू नहीं होता है। उसमें यह कहा गया था कि वो कर सकता है, दे सकता है। आप जरा वो लैंग्वेज देख लीजिएगा उसकी, प्लीज। मैं कुछ और कह रहा हूं साहिल जी, मैं बोल रहे हैं नहीं विष्णु शंकर जैन जी झूठ बोल रहे हैं खुलेआम। नेशनल टेलीविजन पर आप झूठ बोल रहे हैं विष्णु शंकर, और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने संभल में जाकर के दंगे करवाने का काम किया, जिन्होंने संभल में, जिनकी वजह से संभल में विवाद पैदा हुआ। आपसे ये उम्मीद करते हैं कि ये कोई सच्ची बात कहेंगे। आप नेशनल टेलीविजन पे झूठ बोलते हैं विष्णु जी। आप तो कानून के जानकार भले आप होंगे, लेकिन गुमराह करना ठीक बात नहीं। जनता को गुमराह मत कीजिए। आप जनता को गुमराह मत कीजिए। साहिल जी, सेक्शन 6 में क्या लिखा हुआ है? नेशनल टेलीविजन पे आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपकी झूठ पकड़ी गई, आपकी चोरी पकड़ी गई। पैराग्राफ नंबर 47 पढ़ना शोएब जमाई। भाई साहब, जो किसी की बात नहीं सुन सकेंगे हम। पड़ेगी उनके लिए तालियां नहीं पड़ेगी। आपको उसको चैलेंज करना पड़ेगा। चलिए जरा जल्दी से पहले घनश्याम तिवारी के पास चलेंगे, उसके बाद आलोक जी के पास भी मुझे जाना है। जरा एक मिनट, जरा दोनों को शांत करिएगा, मुद्दा भटकेंगे नहीं हम लोग। घनश्याम तिवारी जी पूरी लिस्ट हमारे पास में है, जरा दोनों को शांत करिएगा। घनश्याम तिवारी जी शांति से सुन रहे थे सबकी बात। देखिए, कांग्रेस पार्टी के 2 नेता नजर आ रहे हैं, आरजेडी के 2 नेता नजर आ रहे हैं, जेडीयू का भी एक नेता उसमें नजर आ रहा है, एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रहे हैं, डीएमके का एक नेता उसमें नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी का भी एक नेता याचिकाकर्ताओं में नजर आ रहा है। उसके बाद एसडीआईपी और आईयूएमएल, उनके नेता भी याचिकाकर्ता करके हमको नजर आ रहे हैं। लेकिन समाजवादी, हालांकि इसमें बिहार का बहुमत नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस के सांसद भी बिहार से, आरजेडी के भी 2 लोग और जेडीयू के, शायद वहां पर चुनाव है, हो सकता है कि ज्यादा याचिकाएं वहां पर नजर आ रही है। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, क्या है कि समाजवादी पार्टी नहीं जा रही है? क्यों आप बाहर से समर्थन देना चाहते हैं? आपने भी काफी उसमें मुद्दा लगा के रखा था इस मामले में। नमस्कार साहिल जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं और मैं परत दर परत तीनों बातें कहना चाहता हूं। पहली बात की, भारतीय जनता पार्टी, और आपने भी उसको कहा कि ये बिल एक समय पर आया, उसके बाद जेपीसी 3 महीने इसके ऊपर बैठी। मैं जेपीसी की रिपोर्ट, जब ये सारी बहस चल रही थी, मैं चाहता हूं कि क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट है वो संसद की संपत्ति है, और यानी देश के हर नागरिक की संपत्ति है, मुझे लगता है उस रिपोर्ट को सबको पहले देखना चाहिए। लगभग 200 से 250 पेजेस का उसमें डिसेंट नोट है। एक ऐसी जेपीसी की रिपोर्ट है, जगदम्बिका पाल जी का बयान आप दिखा रहे थे, जो मैं दुखद है ये बात कि इतने सीनियर सांसद हैं, लेकिन उस जेपीसी ने एक भी विपक्षी सांसद के संशोधन को नहीं माना। जो संशोधन माने गए टीडीपी के लोगों के जैसे संशोधन माने गए, उन्होंने कलेक्टर की पावर को कम किया क्योंकि उनको खुद ही अपनी सरकार पे भरोसा नहीं था। तो उस रिपोर्ट को पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो सरकार, पहले तो ये सरकार कोई जेपीसी कराती नहीं है। अगर ये सरकार किसी बिल को जेपीसी पे लाती है तो ये तब लाती है जब ये वाकई घुटनों के बल चल रही हो। एक 400 पार संविधान बदलने वाली सरकार जब 240 पे आती है, घुटनों के बल चलती है, एक अधूरा कानून लेकर के आती है जिसपे उसने ठीक से सोचा भी नहीं है, वो कानून जेपीसी में जाता है, और उस जेपीसी में जब विपक्ष के सांसदों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलता है तो लगभग 200 से 250 पेजेस का डिसेंट नोट बनता है। 17 घंटे की संसद में बहस चलती है, उसमें चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों को भटकाने के लिए, जिस तरीके से प्रतिदिन प्रधानमंत्री के मित्र डोनाल्ड ट्रंप भारत के आर्थिक व्यवस्था के ऊपर हमला कर रहे हैं, उस मुद्दे से भटकाने के लिए, अन्य मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार वो बिल लाती है। उस बिल में चाहे हमारी सांसद इकरा हसन है या फिर अन्य सांसद हैं,
जिन बातों को उन्होंने रखा उसका जवाब इस सरकार के पास नहीं था। डिसेंट नोट में पहली बात लिखी जाती है कि आपने इस जेपीसी में भी पूरे आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए। सरकार ये आधे अधूरे आंकड़े, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आधे अधूरे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। आप ही की इंडिया टुडे दिखाती है कि लगभग 17 से 18% वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज कब्रिस्तान है। अब जफर इस्लाम मेरे मित्र हैं, वो बताइए कब्रिस्तान से आप किस तरह का रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं? इस तरह की आधी अधूरी बातों को करके राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सरकार के पास न तथ्य है न इनके अंदर ईमानदारी है। बार बार चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विपक्ष के सांसद कहते रहे ये सरकार झूठ पेश कर रही है, तो वहां पर स्पीकर कहते रहे कि असत्य बोले, झूठ मत बोलिए, क्योंकि सरकार झूठ पेश करती है, साजिश करती है, इसके पास आंकड़े नहीं होते हैं और गलत बयानी करती है। इसीलिए मुद्दे जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो अक्सर सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। सरकार ने कहा कि हमारे लोगों के पास, हमारे आम नागरिक के पास निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी नहीं है, सरकार को मुंह की खानी पड़ी। सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स में मुंह की खानी पड़ी। तो अनेक कानून है, चाहे वो दिल्ली में जो दिल्ली की चुनी सरकार है उसके पास कितने अधिकार होंगे, उसमें सरकार की मुंह की खानी पड़ी। तो एक अलोकतांत्रिक सरकार जो 400 पार के मिशन को अभी तक भूल नहीं पाई है, वो बार बार मुखी खाती है, क्योंकि वो साजिश के तहत अपनी बातें रखना चाहती है, तथ्यों के तहत नहीं, तर्कों के तहत नहीं, संविधान के तहत नहीं और मर्यादा के तहत नहीं। तो क्या आलोक शर्मा मेरे ख्याल से चले गए? ठीक है, ठीक है। जफर इस्लाम जी, 2-3 सवाल उठाए गए थे। शोएब जमई कह रहे थे कि 2013 में जो अमेंडमेंट्स हुए थे तब तो आडवाणी जी और सुषमा स्वराज जी ने उसका समर्थन किया था, और आज वही अमेंडमेंट्स जो है उसको लेकर आप सवाल उठा रहे हैं कि ये असंवैधानिक अमेंडमेंट्स थे करके, और उसके बाद घनश्याम तिवारी जी ने भी कुछ बातें कही। देखिए, हर बार जो भी पार्लियामेंट में प्रस्ताव आता है, बिल पेश होता है, उसका समर्थन भी करती है पार्टी, उसके विरोध में भी बोलती है। उस वक्त समर्थन किया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो बराबर के लिए उस पर विरोध ना किया जाए। जब उसका एक्सपीरियंस ऐसा हो सालों के बाद और उसमें लगे कि संशोधन की ज़रूरत है तो ज़रूरत की। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम भी मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं और हमारे मित्र घनश्याम तिवारी भी मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम दोनों बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं। तो हम दोनों को इतनी तो जानकारी है कि अगर संपत्ति के बारे में कह रहे हैं कि अगर 9 लाख करोड़ की संपत्ति है, उसमें से अगर मस्जिद और कब्रिस्तान को निकाल दिए 11 और 17%, बाकी चीजें जो है वो कब्रिस्तान है उसमें। अगर उसमें वही कह रहे 17% और 11% आप मस्जिद निकाल दीजिए, तो वो आप अगर उसके बाद की बाकी जो लैंड है या शॉप्स है या बिल्डिंगें हैं, वो तो प्रोडक्टिव एसेट्स है। अगर उनमें से अगर 6 लाख करोड़ से भी अगर आपकी आमदनी सिर्फ 10 करोड़ रहती है, तो कहीं ना कहीं तो सोचना पड़ेगा कि क्या ये प्रोडक्टिविटी है इसमें या एफिशिएंटली मैनेजमेंट करने की जरूरत है। और मैं ये कहना चाहता हूं बार बार कि देखिए ये सारी चीजें, लेकिन मुद्दा बार बार ये उठता है कि क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की आड़ में क्या जो बेसिक अधिकार है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, यही सवाल बार बार उठता है। डर देखिए, शोएब जमई जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से शोएब जी। मैं जवाब देता हूं इसका। देखिए, ये इसको गलत है, इसके आड़ में कुछ किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ये तो मामला कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के ना तो जमाई साहब है, ना विष्णु जैन साहब है, ना जफर इस्लाम है, ना आप है, ना बैठे हुए चैनल में या देश की जनता। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसका फैसला जब आएगा तो उसके बारे में टीका टिप्पणी करेंगे। लेकिन सदन के दोनों सदनों ने पारित किया है, इसलिए आज इस देश का कानून है और कानून को मानना हमारा फर्ज है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इससे कहीं भी लगता है कि आपको है कि गलत हो सकता है या उसका कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो कोर्ट में खुले हुए दरवाजे, आप कोर्ट गए हैं, कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। उससे पहले टीका टिप्पणी करने से लगता है कहीं ना कहीं आप में कमी, आप कुछ उसमें गलत करना चाह रहे थे। जैसे लोग कहते हैं कि भाई जी अभी तो जुमा 8 दिन उस पार्टी को ज्वाइन किए हुए, जिस पार्टी के बारे में हमें इतिहास सिखाने की कोशिश करें, अभी 8 दिन पहले का इतिहास। लेकिन आपको शायद नहीं मालूम होगा कि हैदराबाद में आपकी पार्टी के कब्जे में भी बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसीलिए मैंने कहा जब कोर्ट में मामला आएगा तो बहुत चीज खंगाल के लिया जाएगा, और जब खंगलेगा तो आपको सब बहुत सारी हकीकत सामने आ जाएगी। इसलिए मैं इसका कोई चर्चा नहीं करना चाहता, ना तू मैं ना टीका टिप्पणी करना चाहता। मैंने कहा ये ऐसे आरोप आ रहे हैं, लेकिन इस आरोप को मैं ना तो खंडन करूंगा ना उसके सहमति में। नहीं, एक मिनट, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। ऐसे आरोप सोशल मीडिया में आ रहे हैं, मैं उस आरोप का ना तो खंडन कर रहा हूं ना जवाब तो सुन लेते हैं। आपने कहा है उसका, लेकिन इसका फैसला कोर्ट करे।
मैं जवाब तो दे दूं। अरे जफर जी, जफर जी रुकेंगे तब तो मैं जवाब देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी अनर्गल, बोलिए शोएब जी, मैं पूछता हूं कि भाई 10 सालों से आपकी सरकार है देश में, 10 से 12 सालों से सरकार है आपके देश में, आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास तमाम तंत्र है, चाहे स्टेट की मशीनरी हो। हमारी सरकार तो वहां नहीं है। आपकी वक्फ बोर्ड के अंदर करप्शन है या वक्फ बोर्ड की किसी संपत्ति पे किसी का कब्जा है और जो अनर्गल आरोप लगाए, तो आप क्यों नहीं जांच करा लेते? या फिर आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है, कोई एफआईआर है, कोई? तो इस तरह से बिना तथ्यों के और बिना डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के किसी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगा देना, ये एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। दूसरी बात कि भाई, अरे भाई एक मिनट, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने कहा सोशल मीडिया में ऐसा आरोप हो रहा है जिसका मैं खंडन नहीं कर सकता, ना तो उसके सहमति दिखा सकता हूँ। छोड़िए ना, मैंने कोई नहीं, बातों का कोई लेना देना। अरे भाई आपने गलत बात मत कीजिए। चलिए ठीक है, नहीं आरोप लगाया, अभी मामला सुलझ गया। आगे वक्फ बाय यूजर, मैं तो यहाँ से वक्फ बाय यूजर पे आ रहा हूँ। वक्फ बाय यूजर पे बताइए ना, वक्फ बाय यूजर जल्दी से, फिर विष्णु जैन भी बात करना चाह रहे हैं, जल्दी से। शोएब जी बोलिए, उसके बाद विष्णु जैन भी बात करेंगे। जरा ये बताएं, राशिद अली बेग का जजमेंट पढ़ा 2022 4 एससीडी पेज 41 पैराग्राफ 47। तो आप क्या प्रेडिक्टिविटी के आड़ में। चलिए, एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन हो रहा है और उसके दौरान हिंसा हो गई। वक्फ कानून पास कराने के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन हो रहा था और वहां पर हिंसा हो गई है। वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शन में यह हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल में। अभी अभी यह खबर आ रही है इस वक्त पश्चिम बंगाल से कि मुर्शिदाबाद में जंगीपुर इलाके में प्रदर्शनकारियों ने यह उपद्रव किया है। यह तस्वीरें आप सीधी वहां से देख सकते हैं कि वहां पर हिंसा हो गई है। सड़क जाम कर प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक लिया था और उसके बाद वहां पर हिंसा भी हो गई है। मेरे पास समय खत्म हो चुका है क्योंकि यह मामला जिस तरीके से अब अदालत पहुंच चुका है, 4 मुद्दों को लेकर खास करके अदालत में बहस होगी कि क्या इस देश में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आर्टिकल 15 का उठाया गया है इन याचिकाओं में। क्या अपनी रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का अधिकार माइनॉरिटीज के पास है या किसी भी धर्म के लोगों के पास है, यह भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं में उठाया गया और उसके साथ साथ आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं में उठाया गया है। तो क्या 16 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर बहस होगी तब कई सारे मुद्दे इसको लेकर साफ हो सकते हैं। तो इंतजार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्या होता है। फिलहाल